हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। लास्ट लेक्चर में हमने पाल शासकों के बारे में और गुज्जर प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों की मान्यखेट शाखा के बारे में। राष्ट्रकूट कौन थे? तो स्टूडेंट्स, चालुक्यों को पराजित करके एक नई शाखा ने अपने पांव फैलाए जो राष्ट्रकूट कहलाए। तो राष्ट्रकूट का संबंध कुछ लोग जो इतिहासकार हैं रहटों से लेते हैं, कुछ एक लोग कहते हैं कि वो राठौरों से संबंधित होंगे, कुछ एक लोग जो है उनके कुल के संबंध में अन्य विचार देते हैं। लेकिन राष्ट्रकूट जो शब्द है इसको हम संधि विच्छेद करके जो है पढ़ लेते हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्र जमाकूट से इसका जो है संधि विच्छेद हम कर लेते हैं। तो राष्ट्र जमाकूट, ये प्रोफेसर अल्तेकर हैं, उनका मत है कि राष्ट्रकूट का कोई ये नहीं कि वो रहट शाखा से थे, राठौर शाखा से थे, राजपुताना से थे इसलिए वो राष्ट्रकूट कहलाए थे। अपितु राष्ट्र का मतलब है प्रांत, देश, और कूट का मतलब है प्रधान। तो स्टूडेंट्स, ये राष्ट्र का प्रधान या प्रांत का प्रधान जो था वो ही राष्ट्रकूट कहलाया था। हालांकि जो चालुक्य शासकों के समय में शायद उनके सामंत रहे होंगे, उनके द्वारा अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को सामंत का पद दिया गया होगा। उस सामंत पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया था और उस योग्यता के चलते जैसे ही उनको मौका मिला, एक निर्बल अयोग्य राजा जब उनके सामने आया तो उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए अपने आप को राजा बना दिया। और राजा जो है वही कालांतर में राष्ट्रकूट धीरे धीरे करके जो कभी सामंत थे एक राजा के रूप में एक नए वंश के साथ हमारे सामने आए। तो इतिहास में राष्ट्रकूट वंश का काफी महत्व है। लगभग 2 सदियों तक इनका शासनकाल रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग शायद चालुक्य राजकुमारी भवनागो से पैदा हुआ होगा या हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। राजकुमारी भवनागो से पैदा हुआ ये दंती दुर्ग शायद विक्रमादित्य चालुक्य के समय में एक सामंत रहा था। उसके समय में सामंत पद पे रहते हुए इसने अपने स्वामी के लिए अरबों के साथ युद्ध किए थे, अपनी स्वामी को अपनी वीरता का परिचय दिया था, झंडे गाड़े थे। तो इस तरह से उसने विभिन्न युद्ध जीतते हुए अपने स्वामी का दिल जीत लिया था। और दंती दुर्ग ने जो है 735 से 755 जिसका कार्यकाल गिना जाता है। हालांकि चालुक्य समय में वो सामंत ही था, तो उसके जैसे विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो उसके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पे बिठाया गया। वो इतना जो है योग्य था नहीं, तो दंती दुर्ग ने उसको पराजित करके खुद राजगद्दी हथिया ली और अपनी महत्वाकांक्षा को उसने पूरा किया, जो महत्वाकांक्षा एक राजा बनने की थी। हालांकि जो सामंत लोग होते थे महाराजा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन जब ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में प्रादुर्भाव इसका हुआ और इसने अपने आप को शो किया एक स्वतंत्र शासक के रूप में, तो इसने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधियों से स्वयं को अलंकृत किया। महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधियां धारण करके ये गद्दी पे बैठा। 735 से 855 का समय था जिसमें दंती दुर्ग ने राज किया। राष्ट्रकूटों की मान्यखेट शाखा का ये संस्थापक था, पहला राजा था। तो इसका राष्ट्रकूट शाखा में भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा था कृष्ण प्रथम। 756 में कृष्ण प्रथम राजा बना। 756 में ये राजा बना था और 772 तक ये राजा रहा था। ये दंती दुर्ग का चाचा था। दंती दुर्ग के समान ही इसकी भी महत्वाकांक्षाएं काफी बलशाली थी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण प्रथम ने भी जो है काफी अच्छे कदम उठाए और इस तरह से एक अच्छे साहित्य निर्माता के रूप में, एक अच्छे कला प्रेमी के रूप में, एक कविराज के रूप में जो है उसको प्रसिद्धि मिली है। और कहते हैं कि उसके समय में जो है विग्रमा और सूरत दान पत्रों से पता चलता है कि उसने चालुक्य शासक
रह अप्पा को हराया था। क्योंकि चालुक्य शासक जो है एकदम से तो नहीं मारे गए थे, धीरे धीरे जो उनकी वंश में जो बची हुई थी उसको धीरे धीरे करके आने वाले शासकों ने खत्म कर दिया। तो रहप्पा को इसने हराया था। साहित्य और कला का एक अच्छा प्रेमी था। इसके समय में ब्राह्मण धर्म के ये समर्थक थे। दंतीदुर्ग भी ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। कृष्ण प्रथम भी ब्राह्मण धर्म का जो है समर्थक था। और शास्त्रों के अनुसार इन्होंने राज्य किया और इन्होंने खूब सारी भूमि दान में दी। और इनके समय में कहा जाता है कि ये जो कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उस समय का ये अद्भुत कला का नमूना लगता है। गोविंद तृतीय इसके बाद राजा बना था। गोविंद तृतीय जो है इसका बड़ा पुत्र था। कृष्ण प्रथम का बड़ा पुत्र गोविंद तृतीय राजा बना था। तो इसके समय में भी राष्ट्रकूटों की शाखा काफी बलवती हुई, काफी फली फूली। और गोविंद तृतीय के समय में हमें देखने को मिला कि उधर धर्मपाल और वत्सराज के आपसी जो है प्रतिहार और आपसी जो विवाद चल रहे थे। तो इधर इसने भी कोशिश की कि उत्तर में अपनी स्थिति मजबूत बनाई जाए। तो इस तरह से इनके त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो इसने जो है 780 तक राज किया। हालांकि गोविंद तृतीय जब राजा बना था तो गोविंद तृतीय काफी वीर था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये राजा बना इसने अपने राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, विलासी हो गया। होता है जैसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास सत्ता आ जाती है, शुरू में जो उसकी योग्यता होती है वो बड़ा प्रदर्शित करता है, लेकिन जैसे ही उसको उस सत्ता का गुमान हो जाता है, उस सत्ता वो जो पैसा है, जो प्रतिष्ठा है, उसके सिर चढ़ के बोलती है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, अपनी योग्यताओं को भूल जाता है। वैसे इसके साथ भी हुआ और ये विलासिता में डूब गया और एक राजा के जो काम होते हैं, उसके जो कर्तव्य होते हैं, वो ये भूल गया। तो इस तरह से इसके छोटे भाई ध्रुव ने जो ये सहन नहीं कर पाया कि एक राजा विलासी हो, उसने अपने भाई की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पे बैठा। तो इस तरह से 780 ईस्वी में ध्रुव गद्दी पे बैठा। ध्रुव एक बहुत ही महान राजा हुआ है। ध्रुव ने कई सारी उपाधियां धारण की, जैसे कि निरुपम, धारावर्ष, श्री वल्लभ और काली वल्लभ। तो इसने गंगों पर विजय प्राप्त की, पल्लवों पर विजय प्राप्त की और इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष में भी शामिल होना जो है इसका तय है और इसका जो है हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है गोविंद तृतीय राजा बना। गोविंद तृतीय का इसने राज्याभिषेक अपने जीते जी कर दिया था। गोविंद तृतीय जो व्यक्ति था वो इसका छोटा पुत्र था, ध्रुव का छोटा पुत्र था। और इसका जो बड़ा पुत्र था वो ये सहन नहीं कर पाया कि इसका बड़े पुत्र का नाम स्तंभ था, छोटा पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया गया है। वो उसके बाद जो है राजा बनेगा, ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय ही राजा बनेगा। क्योंकि राज्याभिषेक का मतलब यही है कि जब भी राजा अपने जीते जी अपने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त करता है तो उसका पहले ही नामकरण कर देता है कि मेरे मरने के बाद ये राजा बनेगा। तो उसको युवराज घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे गोविंद तृतीय का भाई जो है ये स्तंभ ये सहन नहीं कर पाया। उसने दक्षिण के 12 राजाओं का एक संघ बनाया और अपने भाई के खिलाफ वो खड़ा हो गया। तो इस तरह से 12 राजाओं के संघ को गोविंद तृतीय ने हराया और साथ ही साथ अपने भाई को भी इसने हराया। तो इसने अपने भाई के प्रति फिर भी उदारता का परिचय दिया कि क्योंकि उसका भाई था वो और खून के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। तो इस तरह से अपने राजपद के साथ साथ एक परिवार प्रेमी की भूमिका का निर्वहन करते हुए इसने अपने भाई को छोड़ दिया और उसको गंगवाड़ी का सामंत बना दिया। तो इस तरह से उत्तर में गया, उत्तर में अपनी स्थिति मजबूत करने की इसने कोशिश की। तो दक्षिण में फिर से जो है 12 राजाओं ने अपना संघ बना लिया, फिर से जो है उनको हराया, फिर ये मध्य भारत में गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का ये काफी प्रतापी राजा हुआ। उसके बाद अमोघवर्ष प्रथम राजा बना। अमोघवर्ष प्रथम गोविंद तृतीय का पुत्र था। अल्पायु ही गद्दी पे बैठा था। अल्पायु मीन्स
कम आयु का, अल्प का मतलब होता है कम, कम आयु का था, 6 वर्ष का ही था। 6 वर्ष का तो बच्चा होता है, वो कोई राजा थोड़े ही होता है। तो राज कार्य चला रहा था उसका चाचा कर्क, और इस तरह से कम आयु में 6 वर्ष का जो है अमोघ वर्ष प्रथम गद्दी पे बैठा। 814 से 878 का जो समय है वो इसका शासन का समय निर्धारित किया गया है। शुरू में जब तक वो युवा नहीं हो गया तब तक इसके चाचा कर्क ने गद्दी संभाली। हालांकि सम्राट अल्पायु था, कम आयु का था, तो इसीलिए इसके राज्य में चारों तरफ विद्रोह की सी स्थिति थी। कभी कहीं से विद्रोह हो जाता तो कभी कहीं से विद्रोह हो जाता। तो इस तरह से उस विद्रोह की स्थिति पे काबू पाते हुए इसने अपनी शासन व्यवस्था को, अपने बागडोर को अपने हाथ में लिया, और 878 तक, इतने लंबे कार्यकाल तक इसने राज किया। हालांकि इसके समय में कला और साहित्य का काफी प्रचार प्रसार हुआ, और अमोघ वर्ष कला और साहित्य के संरक्षक के साथ साथ एक अच्छे राजा के बीच में सभी गुण थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी उत्तर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसकी जो है आतुरता दिखती है कि किस तरह से आतुर था ये उत्तर में भी अपना राज्य कायम करने के लिए। इसके बाद कृष्ण द्वितीय राजा बना। कृष्ण द्वितीय जो है ये अमोघ वर्ष प्रथम का ही पुत्र था। इसकी मृत्यु के बाद ये राजा बना था। थोड़े समय ही ये राजा रहा, हालांकि इतने समय में भी खूब जो है इसने काम किया, जिसके कारण से कृष्ण द्वितीय को याद किया जाता है। फिर उसके बाद इंद्र तृतीय राजा बना। इंद्र तृतीय कृष्ण द्वितीय के बाद राजा बना था, और ये इसका पोता था, कृष्ण द्वितीय का पोता था, पौत्र था। तो इस तरह से ये थोड़े समय ही राजा रहा था। उसके बाद अमोघ वर्ष द्वितीय राजा बना, तो ये इसका पुत्र था इंद्र तृतीय का। कोई खास जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। उसके बाद गोविंद चतुर्थ राजा बना। गोविंद चतुर्थ के कार्यकाल में भी कोई खास जानकारी हमें नहीं मिलती है। अमोघ वर्ष तृतीय राजा बना था, 3 साल का टाइम पीरियड था इसका, और कोई खास जो है इसकी घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती है। अंतिम महान राजा के रूप में जो राष्ट्रकूट वंश का था कृष्ण तृतीय, जो 939 से 967 तक राजा रहा था, और मान्यखेट शाखा का ये महत्वपूर्ण राजा था। राज्यारोहण के समय पे ही इसको जो है बहुत सारी उपाधियों से सुशोभित किया गया था, जैसे कि अकाल वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ। तो इस तरह से एक अच्छे राजा के रूप में, एक अच्छे सैनिक के रूप में ये फेमस रहा। इन उपाधियों को धारण केवल इसने किया ही नहीं था, उसने इन उपाधियों के समान अपना व्यक्तित्व लोगों के सामने पेश भी किया कि किस तरह से प्रजा हितैषी कार्य किए जाते हैं, एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, वो उसने भली भांति संपूर्ण किए। 939 से 967 का जो समय था उसमें कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेट शाखा का अंतिम महान राजा हुआ। उसके बाद एक एक दो दो साल के लिए बहुत सारे राजा हुए जो कि राष्ट्रकूट वंश को पतन की ओर ले गए, और 974 में एट लास्ट राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया। 2 सदियों तक चले इस राष्ट्रकूट वंश के भारतीय इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, जिसमें हम बात कर सकते हैं दंतीदुर्ग की, जिसने इसकी स्थापना की थी एक महान राजा के रूप में। गोविंद तृतीय की, जो एक महान राजा हुआ था, कृष्ण प्रथम की, गोविंद तृतीय तो एक विलासी राजा था। ध्रुव की, जो एक महान राजा हुआ था। अमोघ वर्ष प्रथम की, कृष्ण तृतीय की। ये जो है इस वंश के प्रतापी और महान राजा थे, जिनके समय में राष्ट्रकूटों की मान्यखेट शाखा को पढ़ा जाता है और भारतीय इतिहास में उनको प्रसिद्धि मिली है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा त्रिपक्षीय संघर्षों की। त्रिपक्षीय संघर्षों में हम बात करेंगे कि किन किन पक्षों के आपसी संघर्ष चले। लगभग 200 वर्षों तक आपसी संघर्ष चले थे, त्रिपक्षीय संघर्ष चले थे। गुज्जर प्रतिहारों के, पालों के और राष्ट्रकूटों के। तो इन तीनों ही शाखाओं के आपसी संघर्ष कन्नौज के लिए थे कि कन्नौज पे मेरा अधिकार हो। ये तीनों ही शाखाओं के शासक चाहते थे। तो इसमें सबसे पहले जो है गुज्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज के समय में उधर से वत्सराज शासक था, इधर से धर्मपाल था,
और राष्ट्रकूटों की शाखा का जो शासक था वो था ध्रुव। तो ये पहला जो संघर्ष था राजा ध्रुव के समय में था, जिसमें वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव के बीच में आपसी संघर्ष देखे जा सकते हैं। फिर नागभट्ट द्वितीय, देवपाल और गोविंद तृतीय के समय में जो है वो देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें रामभद्र की, रामभद्र, विग्रहपाल और अमोघ वर्ष के बीच जो है ये देखे जा सकते हैं। फिर बात करें भोज की, जो राजा भोज काफी प्रसिद्ध शासक है, हमने बात भी की थी भोज की, और नारायण पाल की, और आगे बात करेंगे हम कृष्ण तृतीय की। तो इसके समय में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष देखे जा सकते हैं। और उसके बाद महेंद्र पाल, वही इसमें ही जो है मिहिर भोज में और कृष्ण तृतीय वाली शाखा में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच चले ये आपसी संघर्ष 200 सालों तक चलते रहे, और इन 200 सालों तक चले संघर्षों में कभी प्रतिहार राजा जीता, कभी राजा ध्रुव जीता, कभी धर्मपाल जीता। हर शासक ने अपनी जीत की जानकारी अपने समय के, जो उस समय के समकालीन अभिलेख हैं, दान पत्र हैं, ताम्र पत्र हैं, उन पे खुदवाई हुई है। तो जानकारी मिलती है कि किस संघर्ष में किस समय तक कन्नौज पे किस शासक का अधिकार रहा था। तो ये थी राजपूतों की 3 शाखाएं हमारे सिलेबस में। हालांकि राजपूतों की और भी शाखा है, चालुक्य है, वेंगी है, या फिर हम चोलों की बात करें, लेकिन हमने हमारे सिलेबस में 3 राष्ट्रकूट शाखा, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश, तो ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम इनके शासन प्रबंधन का जिक्र करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।